मैं समझ गया था कि महानाग या जो कोई भी वो सांप था उसने मेरे जिस्म से निकलने वाली सांप की मखसूस बू को महसूस कर लिया था और वो समझ गया था कि मैं वो इंसान हूँ जो सांप भी बन सकता है या बन जाता है। इस महानाग ने मेरी इज्जत अफजाई की थी। उसने मुझे न सिर्फ अपनी नस्ल का सांप समझा था बल्कि अपने से बरतर सांप भी समझा था, क्योंकि मैं सांप से इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकता था। महानाग ने अपना फन समेटा और जिधर से आया था उसी तरफ को चला गया। मैंने देवदासी से कहा, तुम्हारे महानाग ने तो हमें कुछ नहीं कहा, अब ये बताओ कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता तुम्हें मालूम है? देवदासी ने मेरे पांव छू लिए और कहने लगी, महाराज आप महानाग के अवतार हैं। महानाग ने आपको अपना मोहरा अर्पण किया है, आपके सदके मेरी जान भी बच गई। मैंने उसे कहा, इन बातों को छोड़ो, ये बताओ यहाँ से कैसे निकलेंगे? सांप के चले जाने के बाद गार में अंधेरा हो गया था। देवदासी कहने लगी, महाराज जिधर महानाग जी गए हैं उसी तरफ चलें, शायद उधर कोई बाहर जाने का रास्ता हो। मैं अंधेरे में दीवार का सहारा लिए जिस तरफ सांप गया था उसी तरफ चल पड़ा। देवदासी ने मेरे कंधे को पकड़ रखा था, वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। ये देखकर मुझे कुछ हौसला हुआ कि गार आगे जाकर एक तरफ को मुड़ गई थी। सांप के बारे में मुझे इत्मीनान था कि वो हमें कुछ नहीं कहेगा। थोड़ा और आगे गए तो मुझे ऐसी आवाज आने लगी जैसे पानी गिर रहा हो। देवदासी बोली, महाराज मैंने सुना है कि इसके नीचे एक नदी बहती है, शायद ये वही नदी हो। मेरे कान पानी के गिरने की आवाज पर लगे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे आवाज करीब होती जा रही थी। फिर धुंधली धुंधली रोशनी का गुबार सा फैला हुआ दिखाई देने लगा। पानी की आवाज ज्यादा करीब से सुनाई दे रही थी। फीकी रोशनी के गुबार में हम गार में एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक तंग सी नदी पत्थरों के दरमियान बह रही थी। नदी आगे जाकर एक तरफ को घूम गई। नदी की एक जानिब दीवार थी, दूसरी जानिब पत्थरों पर चलने का फुटपाथ सा बना हुआ था। यहाँ अंधेरा ज्यादा नहीं था। रोशनी का गुबार उस तरफ से आ रहा था जिस तरफ नदी घूम जाती थी। हम नदी के किनारे किनारे चलने लगे। मुझे ताजा हवा का भी एहसास हुआ। ये नदी जरूर किसी खुली जगह पर जाकर निकलती थी। नदी के साथ हम भी मुड़ गए। सामने एक बहुत बड़ा गोल सुराख दिखाई दिया जिसमें धुंधली रोशनी फैली हुई थी। हम उस सुराख की तरफ बढ़े जो उस गार का धाना था। वहां से नदी एक जानिब नशेब में उतर गई थी। मैंने खुली फजा में आते ही खुदा का शुक्र अदा किया और ऊपर आसमान पर निगाह डाली। आसमान पर कोई सितारा नजर नहीं आ रहा था, शायद बादल छाए हुए थे। इन बादलों में से सितारों की रोशनी धुंधले उजाले की शक्ल में बाहर आ रही थी। देवदासी अपने भगवान का शुक्र अदा करने लगी। मैंने उसे कहा, तुम लोगों ने जो ख्याली स्वर्ग बना रखा है वो महज एक धोखा है, वरना ये नदी जमीन पर कैसे आ सकती है? देवदासी कहने लगी, महाराज हमें तो कुछ मालूम नहीं है। दक्षिणा जी ने हमें यही कहा था कि ये स्वर्ग देवताओं ने अपने बसर करने के लिए आकाश के बादलों में बनाया है। मैंने कहा, इन फजूल बातों को भूल जाओ और गौर से देख कर बताओ, क्या तुम इस जगह को पहचानती हो? मेरा ख्याल था कि ये औरतें उसी इलाके की रहने वाले होंगी और हो सकता है देवदासी को मालूम हो कि यहाँ से किसी दूसरे शहर को कौन सा रास्ता जाता है। देवदासी चारों तरफ देखने लगी। फिर उसने कहा, महाराज मैं ये जगह पहली बार देख रही हूँ। मैंने कहा, तो फिर मेरे साथ आ जाओ। मैं उसे लेकर जुनूब की समत चल पड़ा। वहाँ न कोई खेत था, न किसी देहात की रोशनी ही नजर आ रही थी। ऊंची नीची जमीन छोटे छोटे पत्थरों से भरी हुई थी। मैंने सिर्फ इतनी अक्लमंदी की कि नदी के साथ साथ चलने लगा। मुझे यकीन था कि आगे जाकर इस नदी के किनारे कोई न कोई गाँव वगैरह जरूर होगा। मैंने देवदासी से पूछा, तुम अब कहाँ जाना चाहती हो? वो बोली, महाराज मेरा कोई घर नहीं है। मैंने दक्षिणा जी के स्वर्ग में ही आंख खोली थी। मैंने कहा, तो फिर तुम कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें अपने साथ तो बिल्कुल नहीं ले जा सकता। देवदासी ने आह भर कर कहा, रास्ते में कोई मंदिर आए तो मुझे वहाँ छोड़ दें, मैं वहीं पूजा पाठ करके जीवन गुजार लूंगी। नदी के साथ साथ चलते हम काफी दूर आ गए। रात के धुंधलके में मुझे खेत नजर आने लगे। इसका मतलब था कि वहाँ कोई न कोई गाँव वगैरह जरूर होगा। गाँव तो ना आया, लेकिन चलते चलते एक जगह अचानक रेलवे लाइन आ गई। रेलवे लाइन को देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मैंने देवदासी से कहा, रेलवे लाइन आई है तो कोई न कोई स्टेशन भी यहाँ जरूर होगा। और हम रेलवे लाइन के साथ साथ जुनूब की तरफ रवाना हो गए। हमारी दोनों जानिब खेत थे जिनमें फसल उगी हुई थी। कहीं कहीं ताड़ और नारियल के दरख्तों के खाके भी नजर आ रहे थे। आखिर दूर से मुझे रेलवे लाइन की एक जानिब रोशनियां चमकती नजर आ गईं। ये रेलवे स्टेशन की रोशनियां ही हो सकती थी, क्योंकि इनमें एक सुर्ख रंग की रोशनी भी थी जो रेलवे सिग्नल की रोशनी थी। मैंने लड़की से
कहा, यहाँ से हम किसी गाड़ी में बैठ जाएंगे, गाड़ी किसी न किसी शहर में तो जरूर जाएगी, वहां मैं तुम्हें किसी मंदिर में पहुंचा कर आगे निकल जाऊंगा। मुझे ये भी परेशानी लगी थी कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। ट्रेन पर किसी तरफ भी सफर करने के लिए टिकट जरूर खरीदना पड़ता था। मैं अकेला होता तो बगैर टिकट भी सफर कर सकता था, लेकिन मेरे साथ एक औरत थी, उसका बगैर टिकट रेल में सफर करना मुनासिब नहीं था। मैंने यूं ही इस देवदासी से पूछा कि उसके पास कुछ पैसे होंगे। उसने कहा, हाँ महाराज, मैं हर वक्त अपने पास कुछ पैसे छुपा कर रखती हूँ। उसने साड़ी के अंदर हाथ डालकर छोटा सा रुमाल निकाला, उसे खोलकर 3 मुड़े तुड़े नोट निकाल कर मेरे हवाले किए। मैंने रात के धुंधलके में उन्हें आंखों के करीब लाकर गौर से देखा तो वो 50-50 के 3 नोट थे। मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मैंने एक नोट रख लिया, बाकी उसे वापस कर दिए। ये तुम अपने पास ही रखो। हम रेलवे लाइन पर चलते चलते एक छोटे से स्टेशन पर आ गए। यहाँ आकर मालूम हुआ कि उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। वहां से मालूम हुआ कि ये नागपुर और जबलपुर के दरमियान कोई स्टेशन है। उस स्टेशन का नाम मुझे याद नहीं रहा। मैंने भोपाल जाने वाली गाड़ी के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि भोपाल जाने के लिए मुझे वहां से नागपुर जाना होगा। नागपुर से भोपाल जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं, जैसे मैं जादू की नगरी से निकलकर अहदे हाजिर की जदीद दुनिया में वापस आ गया हूं। मैंने देवदासी से कहा, तुम ऐसा करो कि नागपुर तक मेरे साथ चलो। नागपुर बहुत बड़ा शहर है, वहाँ नाग मंदिर भी हैं, तुम नागपुर उतर जाना। देवदासी खुश होकर बोली, महाराज मैं नागपुर ही जाऊंगी, वहाँ महानाग का एक मंदिर है, मैं वहीं रहकर नाग देवता की पूजा किया करूंगी। मैंने नागपुर के 2 टिकट खरीद लिए, बाकी मेरे पास सिर्फ 15 रुपए बचे थे। मैंने देवदासी से कहा, मुझे नागपुर से आगे भोपाल जाना है, इस वास्ते मैंने रेल के किराए के लिए ये पैसे रख लिए हैं। वो बोली, महाराज आप और पैसे ले लें, मुझे नाग देवता के मंदिर में पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इससे ज्यादा इस औरत का एहसान नहीं लेना चाहता था। हालांकि मुझे मालूम नहीं था कि नागपुर से भोपाल का किराया कितना है। इतना जरूर अंदाजा था कि नागपुर से भोपाल काफी दूर है। दिन चढ़े एक पैसेंजर ट्रेन आकर रुकी, हम उसमें सवार हो गए। ट्रेन नागपुर की तरफ चल पड़ी। 2-3 घंटे ट्रेन का सफर जारी रहा। आखिर नागपुर के मज़ाफ़ात शुरू हो गए। नागपुर वस्ती भारत के बड़े शहरों में से है। यहाँ बेशुमार फैक्ट्रियां और कारखाने हैं। एक दरिया भी शहर के करीब बहता है। जब ट्रेन नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर ठहर गई तो देवदासी ने हाथ जोड़कर मेरी तरफ देखा, फिर मेरे पांव को छुआ और बोली, महाराज मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, कोई पता नहीं अब कब आपके दर्शन हो। मैंने कहा, कोई बात नहीं, किस्मत में लिखा होगा तो कभी न कभी किसी न किसी जगह जरूर मुलाकात हो जाएगी, तुम नाग मंदिर में अकेली पहुंच जाओगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं महाराज, मंदिर तो यहाँ का बहुत बड़ा मंदिर है। देवदासी ने एक बार फिर मेरे चरण छुए और ट्रेन से उतर कर चली गई। मैं डिब्बे में ही बैठा रहा। अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे तो यहाँ से भोपाल जाने वाली गाड़ी पकड़नी है। मैं जल्दी से उतर गया। एक कुली से दरियाफ्त किया कि भोपाल की गाड़ी किस वक्त जाती है। उसने बताया कि एक गाड़ी अभी अभी गई है, अब 2 घंटे के बाद एक पैसेंजर ट्रेन आएगी। मैं प्लेटफॉर्म से निकलकर स्टेशन की लॉबी में उस जगह आया जहाँ साथ साथ 4-5 टिकट घरों की खिड़कियां थी। एक टिकट घर की खिड़की के ऊपर अंग्रेजी में अप ट्रेन लिखा था। वहाँ मुख्तलिफ स्टेशनों के नाम भी अंग्रेजी और हिंदी में दर्ज थे। इनमें भोपाल का नाम भी था। मालूम हुआ कि भोपाल तक का किराया 15 रुपए से ज्यादा है। मेरे पास सिर्फ 15 रुपए ही थे। सोचने लगा क्या करूं। आखिर गाड़ी में बगैर टिकट बैठने का फैसला कर लिया। रेलगाड़ियों में बगैर टिकट सफर करने का मुझे काफी तजुर्बा हो चुका था। मेरा भोपाल पहुंचना भी जरूरी था। मैं इधर उधर से चक्कर लगाकर प्लेटफॉर्म पर वापस आ गया। भोपाल जाने वाली गाड़ी आखिरी प्लेटफॉर्म से चलनी थी। मैं वहां आकर बैठ गया। मुझे भूख लग रही थी। कोने में एक टी स्टॉल नजर पड़ा। वहां मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ मिला खाया और चाय भी पी। जिस्म में नई ताजगी आ गई। बेंच पर बैठ गया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। ट्रेन जबलपुर से आ रही थी, वो लेट थी। बहरहाल आ गई। काफी रश था ट्रेन में। बगैर टिकट सफर के लिए रश वाली रेलगाड़ी बड़ी महफूज होती है और पैसेंजर ट्रेनों में वैसे भी कम टिकट चेकर आते हैं। मैं भी एक डिब्बे में घुसकर बैठ गया। नागपुर बड़ा जंक्शन था। वहाँ ट्रेन काफी देर तक रुकी। फिर कहीं जाकर इंजन ने विसल दिया और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर खिसकने लगी। मैंने सर खिड़की के साथ लगा दिया, आंखें बंद कर ली और दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि उसने मुझे जहन्नम से बखैरियत निकाल दिया। मेरी मंजिल मेरे सामने थी। मुझे कमांडो खालिद और जमीला का ख्याल आने लगा।
लगा। उस वक्त के तस्वुर से मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब जमीला के सामने इंसानी रूप में मैं मौजूद होऊंगा। वो मुझे मेरी असली शक्ल में देखकर किस कदर खुश होगी। मुझे नागिन दुर्गा का भी ख्याल आया। मैंने सोच लिया कि भोपाल पहुंचते ही भेरू जी के मंदिर में जाऊंगा और नागिन दुर्गा को तलाश करके उसका मुंह चूमकर उसे सांप से औरत की शक्ल में वापस ले आऊंगा। वो बेचारी न जाने मुझे कहां कहां तलाश करती फिरती होगी। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता नागपुर के बहुत बड़े रेलवे यार्ड में से गुजरी थी। नागपुर के मज़ाफात से निकलते ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। वो कोई मेल या एक्सप्रेस ट्रेन नहीं थी, एक खास लगी बंधी रफ्तार से जा रही थी। मुझे भोपाल पहुंचना था और गाड़ी मुझे भोपाल की तरफ ही ले जा रही थी। दोपहर के 3 बजे के करीब गाड़ी नागपुर से चली थी। पैसेंजर ट्रेन थी, हर दूसरे स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकती। शाम हो गई। इस दौरान डिब्बे में कोई टिकट चेकर ना आया था और डिब्बे के रश को देखकर यकीन भी नहीं था कि कोई टिकट चेकर आएगा। जैसे ही रात पड़ी बारिश शुरू हो गई। मालूम नहीं आप कभी उन इलाकों की तरफ गए हैं या नहीं। ये भारत के वस्ती जंगलों का इलाका था जिसे सतपड़ा रेंज कहते हैं। ये जंगल इंतहाई घने, दुश्वार गुजार और दलदलों, जोहड़ों, खूंखार दरिंदों, जहरीले सांप, बिच्छुओं और तरह तरह के इंसान दुश्मन हशरातुल अर्ज से भरे हुए हैं। भोपाल से नागपुर की तरफ होशंगाबाद के करीब तो ये जंगल इतने घने हो जाते हैं कि दिन के वक्त भी वहाँ अंधेरा छाया रहता है। ये बारानी जंगल हैं और तकरीबन सारा साल ही यहाँ बारिशें होती हैं। ट्रेन अपनी नपी तुली रफ्तार से जगह जगह रुकती चलती रही। ये इलाका कहीं पहाड़ी था और बड़े नशेबो फराज थे, कहीं हमवार जमीन शुरू हो जाती। ट्रेन दरियाओं, नदी नालों, घने तारीक जंगलों में से रात के अंधेरे और बारिश के शोर में से गुजरती आगे बढ़ती चली जा रही थी। रात गुजरती गई, दिन निकल आया। बारिश थम चुकी थी मगर आसमान गहरे बादलों में छुपा हुआ था जिसकी वजह से दिन की रोशनी बहुत मध्यम थी। ट्रेन सतपड़ा रेंज के जंगलों में रात को ही दाखिल हो चुकी थी। मैं अपनी दूसरी मुसीबतों में इस हकीकत को तकरीबन भूल चुका था कि मैं जहाद कश्मीर का एक कमांडो भी हूँ और भारत में मकबूजा कश्मीर की फौजी जारहियत के जवाब में कई धमाके करवा चुका हूँ और दिल्ली, भोपाल और मशरकी पंजाब की पुलिस मेरी तलाश में है। मैं इस बात पर बड़ा खुश था कि जागीरदारनी की कातिल हवेली और दक्षिणा के मनहूस स्वर्ग से जान बचाकर भाग आया हूँ। लेकिन जब एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और प्लेटफॉर्म पर 3 पुलिस वालों को एक जगह खड़े देखा तो एकदम चौकस हो गया और याद आ गया कि मैं भोपाल पुलिस को भी मतलूब हूँ और आगे बड़ा शहर भोपाल ही आ रहा है। लेकिन मेरा हुलिया इतना बिगड़ चुका था कि पुलिस के पास अगर मेरा फोटो होता भी तो मुझे मुश्किल ही से पहचान सकती थी। मेरी दाढ़ी मूछें काफी बढ़ चुकी थी, सर के बाल भी लंबे हो गए थे। लिबास वही जैकेट और पतलून थी जो काफी पुराना हो गया था। रंग भी थोड़ा सांवला हो गया था। उसके बावजूद मैं डिब्बे में ही बैठा रहा। हालांकि मेरा चाय को बहुत जी ललचा रहा था लेकिन मैं डिब्बे से बाहर न निकला। ट्रेन वहां कुछ देर के लिए रुककर आगे चल पड़ी। पुलिस के आदमियों की शक्लें देखकर मैं खबरदार जरूर हो गया था। दिन के 1 बजे के करीब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो मालूम हुआ कि यहाँ इंजन बदली होगा। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी प्लेटफॉर्म पर उतर आया। ये कोई अच्छा खासा शहर लगता था। 3-4 प्लेटफॉर्म थे स्टेशन के। यहाँ एक स्टॉल पर खड़े होकर मैंने खाना खाया, चाय पी और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। यहाँ भी पुलिस के कुछ सिपाही नजर आ रहे थे मगर वो मुझसे दूर थे। मैं मोहतात हो चुका था। चुनाचे प्लेटफॉर्म पर टहलते रहने की बजाय डिब्बे में आकर बैठ गया। ट्रेन काफी देर वहां रुकी फिर आगे रवाना हो गई। कोई 1 घंटे के बाद एक स्टेशन आया जिसका नाम छिंदवाड़ा था। ये भी काफी बारौनक और बड़ा रेलवे स्टेशन था। मालूम हुआ कि नागपुर और भोपाल के दरमियान ये एक बड़ा शहर और रेलवे का जंक्शन है। वहां से आगे भोपाल ही बड़ा शहर था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। बड़ा खुश हुआ कि अपनी इंसानी वज़ाक़ता और इंसानी रूप को बरकरार रखते हुए मैं भोपाल के करीब पहुंच गया हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि खुदा ने चाहा तो मैं अपनी इंसानी शक्ल में ही जमीला से जाकर मिलूंगा। जमीला से मिलने के ख्याल से मेरा दिल बेहद मसरूर था। छिंदवाड़ा के स्टेशन पर ट्रेन ने काफी देर लगा दी। मैंने प्लेटफॉर्म पर 2 बार चाय पी। वहां मुसाफिरों का इस कदर हुजूम था और उनकी नकलो हरकत इतनी ज्यादा थी कि मुझे पुलिस का कोई आदमी नजर न आया। छिंदवाड़ा से ट्रेन चली तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने अपने साथ वाले मुसाफिर से पूछा कि भोपाल गाड़ी किस वक्त पहुंचेगी। उसने कहा, भाई साहब पहुंचने को तो ये अपने टाइम पर ही पहुंचेगी मगर रेलवे का एक आदमी कह रहा था कि आगे बारिशों की वजह से एक पुल टूटा हुआ है, वहां देर लग जाएगी। मैंने ताज्जुब से पूछा, अगर पुल टूटा हुआ है तो गाड़ी आगे कैसे जाएगी? वो बोला, अरे भाई साहब पुल के एक तरफ गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ट्रेन के सारे मुसाफिर उतर कर पुल की दूसरी तरफ जाएंगे, पुल की दूसरी तरफ मुसाफिरों को लेने एक दूसरी गाड़ी आएगी और हम लोग उस गाड़ी में बैठकर भोपाल जाएंगे। क्या समझे? मैंने पूछा, ये किसी दरिया का पुल है? वो बोला, नहीं भाई साहब ये दरिया का पुल नहीं है,
किसी बरसाती नाले का पुल है। कहते हैं कि काफी लंबा पुल है। पिछले दिनों इधर बड़ी बारिशें हुई थी। इन बारिशों की वजह से पुल के 2 सुतून बैठ गए हैं। मुझ पर मायूसी छा गई। फिर सोचा कि चलो सारे मुसाफिर ट्रेन से उतरकर पैदल चलते हुए पुल की दूसरी तरफ जाएंगे। मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा और दूसरी तरफ जो ट्रेन आएगी उसमें सवार हो जाऊंगा। आखिर रेलवे वाले मुसाफिरों को बीच जंगल में तो नहीं छोड़ देंगे। दूसरी ट्रेन तो जरूर आएगी। घंटा 2 घंटे और लग जाएंगे। फिर क्या हुआ? छिंदवाड़ा बहुत पीछे रह गया था और ट्रेन सतपड़ा रेंज के घने जंगलों में से गुजर रही थी। आखिर वो पुल आ गया जो बारिशों की वजह से बैठ गया था। गाड़ी की रफ्तार बहुत हल्की हो गई थी। डिब्बे में मुसाफिर खिड़कियों में से बाहर झांकने लगे। मेरे साथ जो मुसाफिर बैठा था उसने भी बाहर झांक कर देखा और कहने लगा, लीजिए भाई साहब, वो कमबख्त टूटा हुआ पुल आ गया है। अब छिंदवाड़ा के जंगल में से पैदल गुजरने की तैयारी शुरू कर दें। मैंने यूं ही कह दिया, सुना है इन जंगलों में शेर, चीते और सांप बहुत होते हैं। उसने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अजी साहब, ऐसे ऐसे आदमखोर दरिंदे होते हैं कि सोए हुए आदमी को झोंपड़ों के अंदर से उठाकर ले जाते हैं। मैंने पूछा, हमें ट्रेन से उतरकर पुल की दूसरी तरफ रेलवे लाइन तक तो जंगल में पैदल ही चलना होगा। वो बोला, बस आप दूसरे मुसाफिरों के साथ ही रहें, इधर उधर न हो जाएं। आदमियों के हुजूम को देखकर शेर, चीते करीब नहीं आते। हाँ, सांपों का खतरा जरूर होगा। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, सांपों की मुझे परवाह नहीं। वो आदमी जो पढ़ा लिखा नौजवान था मेरी तरफ हैरत से तकने लगा। क्यों भाई साहब, क्या आप सपेरे हैं? मैं फौरन संभल गया, अरे नहीं भाई साहब, मेरा मतलब था आदमी सांप को देखकर जरा इधर उधर हो जाए तो बच सकता है, मगर शेर, चीते से तो नहीं बच सकता। वो कहने लगा, हाँ ये तो है, लेकिन जनाब हमने सुना है कि सतपड़ा के जंगलों में ऐसे ऐसे सांप होते हैं जो दूर से आदमी पर जहर की पिचकारी फेंकते हैं और आदमी वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। सांपों के मामले में ये आदमी भी आम आदमियों की तरह अनाड़ी था। इसे ये भी मालूम नहीं था कि दुनिया का कोई भी सांप क्यों ना हो, अगर वो आदमी को डस ले तो आदमी कभी नहीं तड़पता। सांप का जहर सर्द होता है और उसका असर सीधा आसाब पर जाकर होता है। सांप के डसने से आदमी के आसाब मफलूज होने लगते हैं और उस पर गुनूदगी तारी हो जाती है। ज्यादा जहरीला सांप हो तो आदमी के मुंह, नाक, कानों से खून जारी हो जाता है। उससे भी ज्यादा जहरीला सांप हो तो आदमी का जिस्म तड़कना शुरू हो जाता है, मगर आदमी तड़पता बिल्कुल नहीं। मैं सांपों के ख्याल से इसलिए परेशान नहीं था कि सांप का जहर मुझ पर कोई असर नहीं करता था। इसका मुझे तजुर्बा हो चुका था। मुझे ये भी इल्म हो चुका था कि मेरे बदन से बार बार सांप का रूप बदलते रहने की वजह से एक खास किस्म के सांप की बू खारिज होती रहती है, जिसको आदमी महसूस नहीं कर सकता, मगर सांप फौरन महसूस कर लेता है। और इस बू की वजह से वो मुझे अपनी नस्ल का समझकर मुझ पर हमला नहीं करता, या अगर करता भी है तो उसका जहर मुझे कुछ नहीं कहता। ट्रेन अब आहिस्ता हो गई थी, यहाँ तक कि वो एक जगह रुक गई। ट्रेन के दोनों जानिब जंगल ही जंगल था। ऊंचे ऊंचे छतरियों वाले दरख्त थे, झाड़ियां थीं, ऊंची ऊंची घास थी, बांस के घनदार दरख्तों के झुंड भी थे। एक आदमी बाहर से आवाज लगाता गुजर गया कि यहाँ सब मुसाफिर उतर जाएं। आगे पुल के पार दूसरी ट्रेन खड़ी है, वो ट्रेन आगे जाएगी, ये ट्रेन यहीं से वापस चली जाएगी। आखिर वही हुआ जिसका डर था। मेरे साथी ने कहा, लीजिए भाई साहब, आ गया वो मनहूस पुल, अब आ जाइए नीचे। खुदा करे कि पुल की दूसरी तरफ ट्रेन मौजूद हो। ट्रेन के मुसाफिर अपना अपना सामान लिए नीचे उतर रहे थे और रेलवे वालों को गालियां दे रहे थे। मैं भी नीचे उतर आया। मेरा साथी मुसाफिर भी मेरी तरह अकेला था और उसके पास कोई सामान नहीं था। कहने लगा, भाई साहब, बगैर सामान के सफर करने का ये फायदा होता है, जहाँ जी चाहा उतर जाओ। ये भी गनीमत थी कि बारिश नहीं हो रही थी। आसमान पर बादल जरूर झुके हुए थे। दिन का वक्त था, अभी सूरज गुरूब होने में भी काफी देर थी। मुसाफिर रेलवे लाइन से उतरकर पगडंडी पर ट्रैक की दोनों जानिब आगे को चले जा रहे थे। जिन्होंने सामान उठा रखा था उनकी बुरी हालत हो रही थी। मेरा मुसाफिर साथी मेरे साथ साथ चल रहा था और सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए इन मुसाफिरों पर फिक्रे चस्त कर रहा था, जो इतना ज्यादा सामान लेकर घरों से निकल पड़ते थे। रेलवे लाइन के दोनों तरफ जंगल दिन के वक्त भी सुनसान था और एक अजीब किस्म का आसेबी सन्नाटा छाया हुआ था। मेरा साथी कहने लगा, आदमी इन जंगलों में आ जाए तो फिर जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। मैंने कहा, लेकिन इन जंगलों में शिकारी भी तो शेर का शिकार करने आते हैं। मैंने उनके बड़े किस्से किताबों में पढ़े हैं। वो बोला, जी इन जंगलों में शिकारी भी फूंक फूंक कर चलते हैं। यहाँ के शेरों ने बड़े बड़े नामवर शिकारियों को फाड़ खाया है। खुदा इन जंगलों में किसी दुश्मन को भी न लाए। कुछ दूर चलने के बाद हम रेलवे लाइन को छोड़कर नीचे खुश्क बरसाती नाले में उतर गए। यहाँ से गुजरकर मुसाफिरों को दूसरी तरफ ऊपर रेलवे लाइन पर जाना था। यहाँ कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। झाड़ियाँ, घास और दरख्तों के सिवा और कुछ नहीं था। आगे जाने वाले मुसाफिरों ने एक समत का रास्ता बना दिया था।
बाकी सारे मुसाफिर उसी रास्ते पर चले जा रहे थे। यहाँ जगह जगह जंगालूद बड़े बड़े पत्थर और जंगालूद चट्टानें जमीन से निकली हुई थी। मेरा साथी चलते हुए कभी कभी जोर से जमीन पर पाँव मारता था। मैंने उसे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है। कहने लगा, पाँव की धमक सुनकर अगर आसपास कहीं सांप हो तो वो भाग जाता है। भाई साहब, सांप आदमियों से घबराता है। ये बात उस शख्स ने 16 आने सच कही थी। मुसाफिरों को बरसाती नाले में गुजरते 1 घंटा लग गया। जब हम चढ़ाई चढ़कर दूसरी तरफ रेलवे लाइन पर पहुंचे तो ये देखकर सब मुसाफिरों में मायूसी की लहर दौड़ गई कि वहां कोई ट्रेन नहीं खड़ी थी। मेरे साथी ने कहा, भारत की रेलवे का हाल भी यहाँ की हुकूमत जैसा ही है। खैर कोई बात नहीं भाई साहब, पुल की दूसरी तरफ तो आ गए हैं, ट्रेन भी आ ही जाएगी। मुसाफिरों ने रेलवे ट्रैक की दोनों जानिब अपने अपने सामान की ढेरियां लगा दी और डेरे डालकर बैठ गए। मैं भी अपने रेलगाड़ी के साथी के पास ही बैठ गया। ये बड़ा बातूनी आदमी था और बड़ी ही तरहदार उर्दू बोलता था। इतने में भोपाल की तरफ से रेलवे लाइन पर चलती हुई एक ट्रॉली आई जिसको 2 मजदूर ट्रैक पर धकेल रहे थे। ट्रॉली में 2 रेलवे के कर्मचारी बैठे थे। ट्रॉली हमारे करीब आकर लाइन पर रुक गई। उन्होंने मुसाफिरों को ये रूह फरसा खबर सुनाई कि पीछे होशंगाबाद के करीब ही रेलवे ट्रैक उखड़ गई है, जिसकी वजह से अब ट्रेन कल दोपहर के वक्त ही यहाँ आकर मुसाफिरों को भोपाल की जानिब ले जा सकेगी। मुसाफिरों में मुर्दनी सी छा गई। कई मुसाफिरों ने भारतीय रेलवे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। रेलवे के अफसरों ने माजरत के अंदाज में कहा कि अभी एक बड़ी ट्रॉली आपके लिए खाने पीने का सामान लेकर आ रही है। ये खाना पीना आपको रेलवे की तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। हमें आपकी तकलीफ का एहसास है, लेकिन ये सब कुछ बारिशों की वजह से हुआ है। हम माफी चाहते हैं। मेरे साथी ने कहा, भाई साहब, रात बसर करने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैंने कहा, बंदोबस्त क्या करना है? यहीं जमीन पर पड़ रहेंगे। वो बोला, आग जरूर जलानी होगी। आग को देखकर दरिंदे इधर नहीं आएंगे। रात का अंधेरा छाने लगा। मुसाफिरों ने रेलवे लाइन की दोनों जानिब आग के अलाव रोशन कर दिए। इस दौरान खाने पीने का सामान लेकर रेलवे की एक बड़ी ट्रॉली पहुंच चुकी थी। मुसाफिरों ने देखते देखते सारा सामान लूट लिया। हमारे हिस्से में केलों के पत्तों में बंधे हुए बिरयानी के 2 पैकेट आए थे। हमने वही खाए और खुदा का शुक्र अदा किया। रात गुजर गई। सारी रात रेलवे लाइन की दोनों जानिब जंगल में से किसी शेर के बोलने की आवाज आती रही। मेरा साथी बार बार मुझे तसल्ली देता, भाई साहब, फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये शेर आदमखोर नहीं लगता। मैं आदमखोर शेर की आवाज पहचान लेता हूँ। वैसे भी हमने अलाव रोशन कर रखा है, शेर इधर नहीं आएगा। रात गुजर गई। खुशकिस्मती से सारी रात बारिश न हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।